कल्पना कीजिए आप अपने फोन पर नमाज का टाइम देखने के लिए ऐप खोलते हैं, लेकिन अजान की जगह स्क्रीन पर मैसेज आता है, मदद आ गई है, हेल्प इज अराइव्ड, हथियार डाल दो। क्या यह सिर्फ एक हैक था या फिर ईरान के अंदर शुरू हो चुकी है डिजिटल बगावत? डिजिटल युग में आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में। आधुनिक तकनीक और साइबर क्षमताओं का उपयोग अब मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए एक प्रमुख हथियार के रूप में किया जा रहा है। ईरान में हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना सामने आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की एक लोकप्रिय नमाज टाइमिंग ऐप यानी कि उनकी प्रेयरिंग ऐप होती है, बादेसाबा कैलेंडर के साइबर हमले के जरिए हैक कर लिया गया था। ये ऐप लाखों ईरानियों के द्वारा रोज इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अचानक हजारों यूजर्स को ऐसे नोटिफिकेशन मिलने लगे जिनमें लिखा था हेल्प हैज अराइव्ड और सुरक्षा बलों से अपील की गई वे शासन का साथ छोड़ दें। यह घटना ऐसे समय में सामने आती है जब ईरान और इसराइल के बीच तनाव चरम पर था। इसी वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स इस साइबर हमले को इसराइल से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसराइल ने आधिकारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सवाल उठता है, क्या ये आधुनिक साइबर वॉरफेयर का हिस्सा है? आज युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, अब लड़ाई लोगों के मोबाइल फोन के अंदर भी हो रही है। एप्स, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म सब युद्ध का नया मैदान बन चुके हैं। इसराइल और ईरान के बीच अभी हाल ही में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो तनाव है, वो एक युद्ध में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी समय पर शेडो वॉर में डिजिटल प्लेटफॉर्म एक नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है, यानी कि एक नया वॉर जोन बनाया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किसी भी कंट्री के जो सोशल प्लेटफॉर्म ऐप होते हैं उनके जरिए लोगों में साइकोलॉजिकल वॉर चलाने की जो एक अलग ही होड़ मची हुई है। ईरान में लोकप्रिय प्रार्थना ऐप को निशाना बनाना इसी हमले का एक हिस्सा था। और इसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि ईरान के द्वारा जब मतलब इस चीज का पता चला तो काफी देर हो चुकी थी, जैसे कि इसराइल ने काफी अटैक कर दिए थे उन पर। इसके साथ ही इसराइल के द्वारा ईरान के जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर जितने की सोशल मीडिया ऐप है, उनमें सबसे प्रमुख ये ऐप था बादेसाबा कैलेंडर, यानी कि ईरान के लोगों का काफी ज्यादा विश्वास बना हुआ था। वो इस ऐप पर इतना विश्वास करते थे कि इस पर जो भी नोटिफिकेशन आता था या फिर जो भी उनको मैसेज इसके जरिए भेजा जाता था, वो कभी भी सवाल नहीं उठाते थे, क्योंकि ये ईरान का अपना यानी कि स्वदेशी ऐप था। इसके अलावा डेटा माइनिंग और सर्विलांस की बात करें तो ऐसे ऐप जो यूजर्स अक्सर अपनी निजी जानकारी, लोकेशन, दैनिक दिनचर्या यानी कि अपना पूरा डेली रूटीन इन एप्स के जरिए साझा करते हैं। जैसे कि एप्स में कुछ लोकेशन ऑन करने का ऑप्शन होता है, उस लोकेशन के जरिए हर एक आपकी जानकारी जो है उस ऐप के जरिए मतलब बाकी लोगों तक पहुंच पाती है। इसके अलावा निगरानी अगर हम बात करें तो इजरायली खुफिया एजेंसी इन एप्स में सेंध लगाकर गतिविधियों पर नजर रखती रही है और रिपोर्ट्स में ऐसा ही कहा जा रहा है कि ये काम जो है ये इजराइल के द्वारा ही किया जा सकता है, यानी कि ऐप को हैक करना। और इसकी तैयारी जो है वो काफी लंबे समय से चली आ रही थी, यानी कि ये कुछ दिनों की नहीं बल्कि काफी लंबे समय की बात है, यानी कि बहुत सालों से इसकी तैयारी हो रही थी इस युद्ध की। इसके अलावा प्रार्थना के समय और स्थान से उच्च मूल्य वाले जो लक्ष्य हैं उनकी पहचान की जाती है। इसके साथ ही पुश नोटिफिकेशन के जरिए फैलाना यानी कि ऐप का नियंत्रण हैकर्स के हाथ में जाने पर सीधे जितने भी यूजर्स होते हैं उनके फोन पर संदेश भेजे जाते हैं, वो जिस प्रकार का चाहें उनके फोन पर नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। इसके अलावा फर्जी अलर्ट दिया जा रहा था, जैसे कि युद्ध या हमले के दौरान घबराहट पैदा करने के लिए झूठे नोटिफिकेशन भी भेजे जाते हैं इसी एप्स के जरिए। और ऐसा ही ईरान में हुआ था जब उन लोगों को ये कहा जा रहा था कि हेल्प हैज अराइव्ड, मतलब किस प्रकार की हेल्प पहुंच चुकी है ये नहीं पता था। और उन्होंने लोगों से अपील कर दी थी कि शासन का साथ छोड़ दें, यानी कि वहां पर अब जो तानाशाह शासन है उसको खत्म करने का समय आ चुका है। यानी कि लोगों के दिमाग में एक तरह से उनके माइंड में इस तरह की चीजें डालना जिससे वो अपनी ही कंट्री के खिलाफ हो जाए। और ऐसे जो प्रोटेस्ट जो हुए थे वहां पर ईरान में, काफी लोग जो हैं ईरान के खिलाफ ही हो गए थे और उसके पीछे भी यही वजह मानी जा रही। इसके अलावा गलत सूचना भी भेजी जाती है, सरकार विरोधी संदेश जो अभी ईरान में देखा गया था,
फैलाना, ताकि आंतरिक प्रशासन पर जनता का विश्वास कम हो, ताकि जनता जो है वो अपने ही प्रशासन पर सवाल उठाने शुरू कर दे। इसके साथ ही सांस्कृतिक धार्मिक प्रभाव, इन सभी चीजों का क्या पड़ता है, प्रार्थना ऐप यानी कि उनका जो एक धार्मिक ऐप एक ऐसा मंच होता है जिस पर लोग भावनात्मक रूप से बहुत भरोसा करते हैं। यानी कि बादे साहबा कैलेंडर ऐप एक ऐसा था जहां पर लोग नमाज का टाइम देखते, हर प्रकार जितने भी इस्लामिक कैलेंडर में जो भी डेज होते हैं, जो भी उनके त्योहार फेस्टिवल होते हैं, उन सभी की जानकारी उसी ऐप के जरिए लेते थे। इसके अलावा विश्वास का उल्लंघन किया गया। जब कोई पवित्र या फिर व्यक्तिगत चीज जो है हमले का माध्यम बन जाती है तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि लोग अपने धर्म को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं। आपने हम सभी ने देखा होगा, अगर हम किसी के साथ उनके धर्म की बातें करते या फिर उनके धर्म के बारे में थोड़ा लॉजिकल बात करने की कोशिश करते हैं तो उनके मन में बहुत सारे मतलब अपने धर्म को लेकर इनसिक्योरिटीज आ जाती है और वो बात करना ही जरूरी नहीं समझते ऐसे मुद्दों पर। तो ऐसे में क्या रहता है कि लोगों का विश्वास बना होता है किसी पर्टिकुलर धार्मिक चीज से, जैसे कि ये धार्मिक ऐप हो जाते हैं। इसके अलावा जनता में असुरक्षा पैदा करता है। अब तक जो मतलब हमारे निजी जीवन का सबसे पवित्र हिस्सा भी सुरक्षित नहीं है, यानी कि उन लोगों को ऐसा बहलाया फुसलाया जाता है मैसेजिंग ऐप के जरिए उनके माइंड को कंट्रोल करके कि उनकी जो प्राइवेट लाइफ में चल रहा है उसका ये एक पवित्र हिस्सा है। यानी कि काफी ज्यादा इसको मतलब कि माना जाता है कि ये चीज भी उनके लिए सेफ नहीं है, यानी कि उनकी प्राइवेट लाइफ भी लंबे समय तक सेफ नहीं है इसी चीज को लेकर। इसके साथ ही साइबर सॉफ्टेज क्या होता है, इसराइल पर अक्सर आरोप लगते हैं कि बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए मालवेयर का उपयोग करता है, और इसराइल आज ही नहीं बल्कि काफी समय से ऐसा ही कर रहा है। उसने जिस कंट्री को भी निशाना बनाना होता है वहां के सोशल प्लेटफॉर्म यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही हैक करने का वो एक तरीका ढूंढ लेता है। इसके अलावा प्रार्थना ऐप अपडेट के जरिए फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर भी डाला जा सकता है, जो पीछे एक पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, और वो भी एक इजरायली कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था, जो बड़े बड़े नेताओं के फोन में डाला जा रहा था पेगासस ऐप, ताकि उनकी हर एक जानकारी इजराइल तक पहुंच पाए। और इजराइल ये इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा आगे है, यानी कि वो ऐसे इनोवेशंस में बहुत आगे रहता है, और उनके जीडीपी के अगर हम हिस्से की बात करें तो वो भी करीब 5 से 6% ऐसी चीजों में ही एक तरह से अपना बजट प्रस्तुत करते हैं, ताकि वो इन सभी को साइबर सिक्योरिटीज को लेकर और ज्यादा एडवांस हो सकें। इसके अलावा ये जो हमला माना जा रहा है, ये यही माना जा रहा है कि एक विदेशी एजेंसी के द्वारा किया जा रहा था, जो कि ईरान के लोगों के फोन में ऐप के माध्यम से ऐसे मैसेज भेजे जा रहे थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक ऐप हैक करने का सवाल नहीं है, मतलब एक ऐप हैक करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के माइंड के साथ भी खेलना इजराइल का एक पुराना खेल है, ताकि मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत हो जाए। इसके साथ ही यह सॉफ्टवेयर जासूसी के लिए फोन के माइक्रोफोन या फिर कैमरे को दूर से ही चालू कर सकता है। यानी कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता है आयतुल्ला अली खामेनेई, उनके बारे में भी उनको हर एक मिनट की जानकारी उनको मिल रही थी इजराइल को। इसी वजह से उनका जो निशाना था काफी स्टीक था, यानी कि जहां पर ईरान के सर्वोच्च नेता सर्वोच्च लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मीटिंग कर रहे थे, वहीं पर ही पहला अटैक किया गया था। इसके साथ अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो ये जो आज का युग चल रहा है ये कॉग्निटिव वॉरफेयर का युग है। हालांकि इजराइल इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं ले रहा, लेकिन साइबर विशेषज्ञ इसे कॉग्निटिव वॉरफेयर का हिस्सा मानते हैं। इसका अंतिम लक्ष्य है कि दुश्मन के दिमाग पर कब्जा करना, बिना कोई भी एक गोली चलाए उसे मानसिक रूप से पूरी तरह कमजोर कर देना, ताकि वो खुद को बचा ना पाए। तो क्या ईरान के अंदर डिजिटल विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है, या यह सिर्फ एक साइबर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है? सच क्या है यह आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि आपके फोन की स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है।